हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए अर्नर्स। मेरा नाम है अभिषेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेडन्स रूल विच इज़ बेनिफिशियल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसे रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये रूल समझने से पहले हम कुछ टर्म्स का मीनिंग जान लेते हैं। बात करूं स्टैट्यूट की, स्टैट्यूट इज़ अ लॉ जो एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया हो। जनरली इसमें हर तरह के लॉज एंड रेगुलेशंस कवर्ड हैं। स्टैट्यूट और लॉ में सिर्फ ये डिफरेंस है दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट यूज द टर्म स्टैट्यूट, इंस्टेड इट यूजेस द टर्म लॉ। और लॉ में सभी ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बाय लॉज, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस इंक्लूडेड हैं। अब बात करूं इंटरप्रिटेशन की, तो किसी लॉ को अंडरस्टैंड करना अपने आप में ही एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस समझने के लिए आइए हम थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें वेरियस लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कोई पर्टिकुलर लॉ बनाने के पीछे कारण क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई ऐसी प्रॉब्लम अराइज हुई होगी जिसको सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी होगी। जब वो प्रॉब्लम अराइज हुई तो उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए कोई लॉ बनाया गया होगा। अब लॉ में प्रॉब्लम के अगेंस्ट कोई रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 20 lakhs है। इस सिटी में लोग रोड्स को एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ के लोग रैश ड्राइविंग करने लगे, जिससे एक्सीडेंट्स बढ़ गए और साथ ही साथ बाकी लोगों जैसे कि बच्चे, बूढ़े, औरतों के लिए रोड्स पर चलना मुश्किल हो गया। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने रोड व्हीकल एक्ट बनाया, जिसमें रैश ड्राइविंग करने वालों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए, जैसे कि फाइन, इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा। अब प्रॉब्लम अराइज होना, उसके अगेंस्ट लॉ बनना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन कई बार उस लॉ में कुछ ऐसे वर्ड्स, एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं जिससे कि लॉ को अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आती है। तब जरूरत पड़ती है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की। इन्हीं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का एक रूल है जिसे हम हेडन्स रूल के नाम से जानते हैं। उसे आज की वीडियो में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हेडन्स रूल को हम मिसचीफ रूल और रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो सिचुएशंस जहां ये रूल अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन है जहां लॉ को लिटरली इंटरप्रेट करने से उसका ऑब्जेक्टिव डिफीट होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए, जिसने रोड साइड पर अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी जो कि अनइंश्योर्ड थी। टायर पंचर होने की वजह से गाड़ी जैक पर खड़ी थी। रोड ट्रैफिक एक्ट 1930 के अंडर मिस्टर ए पर पुलिस द्वारा फाइन लगाया गया क्योंकि वो अनइंश्योर्ड व्हीकल यूज कर रहा था। मिस्टर ए आर्ग्यूड दैट ही वाज नॉट यूजिंग द कार ऑन द रोड एंड इट वाज नॉट ड्राइवेबल। इस केस में कोर्ट ने मिसचीफ रूल अप्लाई करते हुए कहा दैट the car was being used on the road as it represented a hazard and therefore insurance would be required in the event of an incident. यहाँ लॉ की लैंग्वेज को लिटरली इंटरप्रेट करने से उसका ऑब्जेक्टिव डिफीट हो रहा था। अगर वर्ड यूज को लिटरली इंटरप्रेट करे तो मिस्टर ए वॉज नॉट यूजिंग द कार ऑन द रोड बट स्टैट्यूट वॉज एम्ड एट ensuring people were compensated when injured due to the hazards created by others. Second situation जहां mischief rule apply हो सकता है वो है जहां words used in law requires extended meaning. एग्जाम्पल के लिए मिस्टर जे जो कि ड्रंक था, वो रोड पर बाइसिकल चला रहा था। अंडर लाइसेंसिंग एक्ट 1872 शराब पीकर हाईवे पर कैरेज चलाना इज एन ऑफेंस। Mr. J argued that according to the plain meaning rule, a bike is not a carriage. Here, court applied the mischief rule, holding that riding a bicycle was within the mischief of the act as the defendant represented a danger to himself and other road users. Hence, under mischief rule, the bicycle could constitute a carriage. Here, extended meaning is given to word carriage under mischief rule.
थर्ड सिचुएशन जहां ये रूल अप्लाई किया जा सकता है जब लॉ में ऐसे एम्बिगुअस वर्ड्स यूज किए गए हों जिनका एक से अधिक मीनिंग हो। दोस्तों, ये तो बात हो गई उन सिचुएशंस की जहां मिसचीफ रूल अप्लाई किया जा सकता है, और इन सिचुएशंस को एग्जामिन करने से हमें इस रूल का सेंस ये समझ आता है दैट दिस रूल एम्स एट सप्रेसिंग द मिसचीफ एंड एडवांसिंग द रेमेडी। अब बात करते हैं इस रूल को अप्लाई करने के मेथड के बारे में। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जहां मिसचीफ रूल अप्लाई करना पड़े, वहां लॉ की इंटरप्रिटेशन के लिए कोर्ट्स को ये 4 मैटर्स कंसिडर करने चाहिए। व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट? What was the mischief or defect which the law did not provide? What is the remedy that Act has provided, and what was the reason for the remedy? After the court has considered the 4 matters, the rule requires court to adopt that construction will suppress the mischief and advance the remedy. At end हम हेडन्स रूल को कंक्लूड करें तो ये रूल कोर्ट्स यूज करती हैं to determine real intention of lawmakers. This rule aims at finding out the mischief and defect in the statute and to implement a remedy for the same. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है that this rule is subjective. Mischief rule can be applied differently by different judges. ये मेनली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर पर्सन के डिस्क्रिशन और अंडरस्टैंडिंग पर जो इस रूल को अप्लाई कर रहा है।